मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर धार्मिक बात को छोड़ दे तो पूरे हिंदुस्तान में भाजपा एक भी सीट नहीं जीतेगी। आप पूछ रहे हैं ना कि मुद्दा क्या होगा, स्थानीय मुद्दा। चौक पे, चौराहे पे चले जाइए, बस स्टैंड में चले जाइए, चाय के दुकान पे चले जाइए, सभी एक ही मुद्दा है कि नीतीश जी को इस बार बिहार से हटाना है। जब से जातीय जनगणना बिहार में हुआ है ना, इन लोगों का थोड़ा संतुलन बिगड़ गया है, भाजपा वाले लोगों का। अभी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दवाइयों के महंगाई पे क्यों नहीं बोलते ये लोग, बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोलते ये लोग? किसी को रोजगार देना बढ़िया है या राशन देना बढ़िया? बिहार जो है ना पूरे भारत में 1 नंबर स्थान लिया है। अभी दूसरे स्टेट से लोग चल करके जो है ना यहाँ शिक्षा के लिए जो है ना, नौकरी के लिए जो है ना। अच्छा, ये नई जानकारी आपने दी। आप एक रोड से आए हैं, पहली मर्तबा है। उस रोड को हमारे लिए छोड़ रखा था आपने। नमस्कार, मैं हूं गंगेश कुंजन। 24 का चौसर इस कार्यक्रम के तहत अभी हम ढाका में हैं, जो शिवहर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, इस क्षेत्र के महत्व को बताएंगे। फिलहाल हम एक डिबेट में हैं, एक चर्चा में हैं। यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे। विकास के मामले में हम कह सकते हैं ढाका शायद दौड़ में पीछे कहीं छूटा है। क्यों छूटा है, समझने की कोशिश करेंगे। तवरेज जी और मोहम्मद नूरैन साहब आरजेडी के हैं, जेडीयू से गौहर आलम साहब हैं, मोहम्मद जमील अख्तर साहब हैं, शहाबुद्दीन फारूकी और ओशी अख्तर साहब हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये पब्लिक डिबेट के बजाय हम कुछ चुनिंदा जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की एक तरह से हम कह सकते हैं परंपरागत सीट पिछले कुछ दिनों से रही है ये। राजेश तिवारी जी, क्या आप ढाका में विकास की दिशा सही है? क्योंकि अभी हम जिस रास्ते से होकर आए हैं वो विकास की बहुत टूटी फूटी कहानी कहती है। वो देखिए, विकास का दिशा तो ठीक ठाक है। एक रास्ता पकड़ीदयाल से ढाका को जोड़ने वाला जो रास्ता है, भारतमाला परियोजना के तहत यह योजना से स्वीकृत है, बनना है। बिहार सरकार के कमियों के कारण यहाँ जो अधिग्रहण का, जमीन अधिग्रहण का जो काम है 2013 का, जो कानून के हिसाब से किसानों का जो तय होना चाहिए, जो राशि मिलना चाहिए, सिर्फ बिहार सरकार को योजना को लटकाने और झटकाने का काम बिहार सरकार कर रही है। यहाँ किसान को भी सही मुआवजा नहीं देना। केंद्र सरकार की राशि है, बिहार सरकार को नीति और निर्धारण तय करना है। और जमीन अधिग्रहण कैसे हो, किस रेशियो से हो, किस रेट पर हो, बिहार सरकार का। पब्लिक, दो सरकारों की लड़ाई में पब्लिक क्यों पिसे, ये तो सवाल उठेगा ना। नहीं तो केंद्र सरकार पैसा दे रही है, बिहार सरकार उसमें रोड़ा अटका रही है। नहीं तो अभी तक भारतमाला परियोजना का अधिग्रहण, जमीन अधिग्रहण का कार्य हो गया रहता और सुंदर और स्वच्छ सड़क इस ढाका को मिला रहता। क्या आप लोगों को यकीन है, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या यकीन है कि सिर्फ केंद्र की परियोजनाओं से ही काम हो जाएगा? जमीन पर उतारने में आखिर कौन कारगर और क्यों नहीं हो पा रहा है? काम तो बहुत हुआ है। आप एक ही रोड से आके देखें और सारा रोड में जाइए। जो काम मोदी सरकार ने किया और हमारे यहाँ के विधायक भाई पवन जायसवाल किया है, वो कोई नहीं कर सकता है। आप एक रोड से आए हैं, पहली मर्तबा है। उस रोड को हमारे लिए छोड़ रखा था आपने? नहीं, आप लोग के लिए नहीं छोड़ रखा था, और भी तो एमएलसी साहब है। और एमएलसी साहब नहीं, हाँ, मुझे लगा कि शायद हमारे लिए छोड़ रखा हो आप लोगों ने। के लिए नहीं छोड़ा, और एमएलसी है तो यहाँ पे जेडीयू के एमएलसी से पूछिए ना। विकास की जो दिशा है उसके बारे में क्या? विकास की 2 दिशाएं हैं मेरे हिसाब से। पहली दिशा लफबाजी की, जुमलेबाजी की, जो मोदी जी कर रहे हैं, और दूसरी दिशा नीतीश कुमार की, जो धरातल पे उतर रही है, जो नीतीश जी कर रहे हैं। जैसे कलम बांट रहे हैं नीतीश जी, नौकरियां बांट रहे हैं, कलम बांटने का काम कर रहे हैं। और बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटने का काम कर रही है और झांसे दे रही, जैसे 15 लाख अकाउंट में आएंगे। अच्छा, आप लोगों के आरोप में नयापन क्यों नहीं होता है? वो जुमलेबाजी पिछली बार आप लोग हार चुके, उस पे नयापन क्यों नहीं लाते हैं? क्यों नहीं कुछ नई बात बताते, क्यों नहीं उतरते? देखिए, आपके जो बड़े नेता हैं वो जुमलेबाजी रट रट के थक गए। आप यहाँ की सड़क दिखाए होते, अगर 75 बार आप लोगों को बुलाते, यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दिए होते तो सड़क पर काम हो जाता। आप लोग वही परंपरागत लीग पर क्यों चलना चाहते हैं? क्यों नहीं? ये आप लोग युवा हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप जमीनी स्तर के नेता हैं, आप क्यों नहीं खड़ा होते? सर, आपके हाथ में माइक है, आप हमसे 200 बार नहीं 300 बार पूछेंगे तो इसको माइक ही बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे? सवाल ये नहीं है, बाजी को क्या सवाल नहीं, सवाल ये है कि ये करके आप हार चुके।
आप ये तमाम जुमलेबाजी, पिछड़ेबाजी और जितने तरह की बातें बहुत आप ये राफेल बोल बोल के हार चुके, अब आप वहीं पर आप सच्चाई नहीं दिखाते हैं। दिक्कत ये है, देखिए हम लोग इसलिए इस जमीनी कार्यक्रम करते हैं, इस उम्मीद में जमीनी कार्यक्रम करते हैं कि जमीन की सच्चाई दिखा सके, और जमीन की सच्चाई बोलने वाले भी अगर नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा? क्यों नहीं आप लोग जमीनी सच्चाई बोलते? जमीन की सच्चाई तो ये है कि जब से जो हमारे नीतीश कुमार यहाँ आए हैं और जब से हमारी गठबंधन की सरकार यहाँ बनी हुई है, हमारे काम में रोड़ा अटकाने के लिए हमारे जो है कि 40% ही 100% में से पैसा दिया जाता है बिहार सरकार को। हमारे जिस तरह से हो बिहार के सरकार को डाउन करने के लिए ये ऊपर से नीति बनती है, लेकिन उनके जो है कि नीति बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज बिहार के गली गली में जो है कि हमारी राजद की सरकार और बिहार की नीतीश बाबू की सरकार जो है काम कर रही है। आप कोने कोने में रोड जो है कि बन चुका है, यहाँ पर जनता खुश है उनसे, किसी किस्म की जो है कि यहाँ के जनता को दिक्कत नहीं है उनसे। आपको लगता है कि यहाँ सब ठीक ठाक है? आपको लगता है ये? देखिए अभी आप जिस रोड से आए हैं और हमारे भाजपा के साथी बताए हैं कि बिहार सरकार रोड़ा अटका रही है, लगातार 3 बार से भाजपा की सांसद है यहाँ रामा देवी जी, और 3 विधानसभा जोड़ता है ढाका तक। मधुबन में भाजपा विधायक हैं, चिरैया विधानसभा का भी क्षेत्र लगता है, वहाँ भी भाजपा विधायक है, और ढाका में भी भाजपा विधायक है। तो इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? जब 3 बार से माननीय सांसद रामा देवी जी यहाँ हैं, उनका तो क्षेत्र है, वो तीनों विधानसभा लगता है उनका। विधायक की जिम्मेदारी बनती है, सांसद की भी जिम्मेदारी बनती है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा, लेकिन नीतीश सरकार की जिम्मेदारी कहाँ खत्म होती है? और बात ये भारत माला का उठाए हैं मामला। भारत माला चूँकि हम उसके भुक्तभोगी भी हैं, चूँकि मेरी भी ज़मीन कुछ पड़ती है प्रॉपर ढाका में, हम उसके भुक्तभोगी हैं। भारत माला के बारे में ही जो बोले हैं तिवारी जी कि बिहार सरकार उसमें रोड़ा अटका रहा है। पहले से जो कानून था, बिहार सरकार का 6 मैन कमेटी इसका रेट का निर्धारण करता था। NHI जो भारत सरकार की एजेंसी है, NHI ने इसको किया कि 6 मैन कमेटी को हटा के बिहार के भू अर्जन विभाग और ये दोनों आदमी मिलकर इस तरह का जो चैता में भी 4 लाख रुपये। अच्छा, मैं आपकी बात का जवाब यहाँ ले लूँगा। जी। ये भू अर्जन विभाग और ये सब समझते हैं आप लोग? भारत माला समझ में आता है? कभी नाम सुना है? हाँ, सुना है इसके बारे में? भू अर्जन क्या होता है? भू अर्जन नहीं सुना। देखिए, आप तकनीकी बातों में चीजों को फंसाते हैं, आम आदमी को उससे कोई लेना देना नहीं है। आप क्यों नहीं सच्चाई बताते हैं कि साहब इस वजह से सड़क नहीं बन रही है? मैं आप ही के पास आऊँगा, चूँकि आपसे बात अधूरी रह गई थी। मतलब ये है, अगर आप ज़मीन पर रहकर भी ज़मीन की बात नहीं करेंगे, आप कुल मिलाकर केंद्र की राजनीति को ज़मीन तक घसीट कर लाएंगे, तो आपका भला कभी नहीं होगा। हम ये बताने के लिए आए हैं आपके पास। आप यहाँ के इश्यूज़ को नहीं उठाएंगे तो आपके मुद्दे उसी तरह से गौण होते रहेंगे जैसे कि और जगहों पे होते हैं, और आप पिछड़ जाएंगे। जो लोग अपने मुद्दों को नहीं उठा सकते हैं उनके लिए कौन बोलेगा? सर ज़मीनी तो ये है, जैसे गैस चूल्हा हर घर में यूज होता है मेरे हिसाब से, और 400 के सिलेंडर को 1200 तक पहुंचाया गया, जो घरेलू सिलेंडर है। महंगाई। हाँ जी, 400 के सिलेंडर को 1200 तक पहुंचाया गया, उसके लिए धन्यवाद किसी को नहीं दिया गया। और 1200 से घटा के लेकिन 6 ही सिलेंडर मिलता था, ये तो बताएंगे सर। 1 मिनट सर, मेरी बात खत्म कीजिए। और 1200 से घटा के रक्षाबंधन पे 200 घटा के 1000 किया गया, तो धन्यवाद मोदी जी। और फिर अभी करवा चौथ पे कमर्शियल जो सिलेंडर है, जो हमारे भाई लोग जो दुकानों में होटलों में यूज करते हैं, उस पर 100 रुपया बढ़ाया गया, तो उस पर किसी को धन्यवाद नहीं। बिल्कुल, सिलेंडर एक इशू होना चाहिए क्योंकि आम आदमी से जुड़ा मामला है, बिल्कुल सही है। लेकिन इस पूरे देश ने वो दौर देखा है जब सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी, एक आदमी अलॉट होता था जो सिलेंडर के लिए लाइन में लगे और एक सिलेंडर पाए। क्या आज सिलेंडर घर घर नहीं पहुंचता? जी बिल्कुल, कोई भी चीज़ जब नहीं आती है, कोई भी चीज़ें नहीं आती हैं, तो उसको धीरे धीरे बढ़ने में, धरातल पे आने में टाइम लगता है। तो 14 के बाद अचानक कैसे धरातल पे आया? सर अचानक नहीं आया ना, धीरे धीरे ही आया। महंगाई अचानक बढ़ी है, सिर्फ महंगाई। 14 के बाद सिलेंडर आसानी से उपलब्ध होने लगा, आसानी से मिल रहा था, मतलब 2012-13 से तो आसानी से मिल। अभी गैस अवेलेबल है कि नहीं? अवेलेबल है। ब्लैक में लेना पड़ता है कि नहीं? यहाँ पे कितने बिजनेसमैन हैं जिनको उस समय में 2013-14 में ब्लैक में सिलेंडर खरीदना पड़ता था? 500 का ब्लैक में 500 का, और अभी बिना ब्लैक के 1200 का।
चलिए, महंगाई एक इशू है, क्या आपको लगता है? जी देखिए सर, महंगाई और बहुत सारी बातें हैं। जैसे आपने फर्स्ट सवाल हमारे बीजेपी मित्र से आपने किया तो उन्होंने भारतमाला का रोड के बारे में बताया और आपने अपने दुख की बात कही कि मैं एक रोड से आया हूँ जो इस तरह की है। तो सारे बिहार में जहाँ भी आप देखेंगे, शायद हमें लगता है विकास उस स्तर से हुआ है कि एक घर की बहू जो कभी निकल कर रोड नहीं देखी है, उसको भी कान तक दिन भर में 10 मरतबा आवाज़ जाती है कि नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए जो ज़मीनी स्तर रोड का जो उन्होंने विकास किया है, तो वो भी खुश होती है। जैसे एक रोड का आपने कहा, जैसे आपने शर्ट पहना उसमें एक बटन आपका छूट गया है, चूँकि आप एक इंसान हैं, आपसे भी गलती हो गई होगी, लेकिन गलती उस वक्त न होती जब आप परिवार में पहन के आते, शायद आप जल्दीबाजी में पहन के आए तो ये गलती हो गई। यहाँ के हमारे जो माननीय सांसद हैं या विधायक हैं या आसपास में जो लोग विधायक हैं जिस केंद्र से वो उनका ताल्लुक है, जो हमारी सरकार क्या बोलते हैं कि नीतीश कुमार की हैं, उन पर उन्होंने आरोप लगाया। जो केंद्र में सरकार है बीजेपी की, तो उनके भी सारे माननीय लोग हैं, उनको भी तो ये चीज़ कराना चाहिए भारतमाला का, उनका दायित्व बनता है। लेकिन यहाँ की तमाम जनता इस बात से सरकार से खुश है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह के शांति पूर्वक इन्होंने लाइफ को यहाँ लोगों को रखा है और जिस तरह से चोरी और डकैती और बहुत सारी चीज़ों से, तो कहीं ना कहीं अगर 50 लोगों की झूम हो तो एक आदमी में कहीं ना कहीं कुछ हो जाए तो उसको आरोप नहीं लगा। बिल्कुल सही। नई सरकार का कितना योगदान है और बीजेपी के साथ जब आपकी सरकार थी उसका कितना योगदान है? बीजेपी के साथ थी जब थी कितने साल थी? बने जो भी रहे हों उनका योगदान अभी वाली सरकार कितने साल थी और पिछली वाली सरकार की? जब अभी हम और आप मिल करके बातें कर रहे हैं तो कुछ तो प्रेम दिखेगा ना। ऐसा तो नहीं कि मिले हैं तो प्रेम नहीं है। तो उस वक्त उन लोगों की मिलावट थी तो प्रेम था। योगदान जानना चाहिए और योगदान भी किया, सरकार का योगदान भी किया, उन्होंने योगदान जो भी किया अच्छा किया। लेकिन अभी जो हमारी इंडिया जो गठबंधन में है, तो इसमें जो उन्होंने रह करके शांति अपने आप को पाया है और छल से जो उन्होंने निकल करके अपने विकास जो लोगों के बीच कराया है, वो एक तारीखी चीज़ है जिसको हर एक, जिसको हम लोग कम पढ़ा लिखा कहते हैं, वो भी इस चीज़ को ऐसा बोलता है जैसे आप और हम कहने पर मजबूर हो कि वाकई ये जानता है, क्योंकि नीतीश की सरकार में है। अभी देख लीजिए शिक्षा का, गांधी मैदान से दूसरे स्टेट के लोग जहां बीजेपी का बोलबाला है, उनकी सरकार है, वहां से लोग आकर के कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने जो काम किया है, जो कलम दिया है, जो नौकरी दी है, जिसके लिए हमारा बाल बच्चा भूखा रहने के लिए मैं सोचता था, वो आज नीतीश कुमार ने किया है। हमारे उस स्टेट में रहते हैं यूपी में, जो हमारे योगी जी तो मंदिर बनाने में है, सॉरी मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत के अनुसार वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है यूपी में विकास नहीं हुआ, यहाँ बिहार में विकास हुआ है? नहीं, विकास की मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। शिक्षा के एक व्यक्ति ने इन्होंने यहाँ बयान दिया गांधी मैदान में, तो हमें लगता है कि अब बहुत अच्छा विकास है यहाँ बिहार में और ऐसा विकास हर स्टेट में होना चाहिए और ऐसा मुख्यमंत्री मिलना चाहिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में पब्लिक उनको प्रधानमंत्री के रूप से देखना चाह रही है। बहुत अच्छे, लेकिन उनकी निष्ठा कहाँ है? समाजवाद के प्रति है, पूंजीवाद के प्रति है, देश चलाएंगे तो कुछ तो निष्ठा तो बतानी होगी। कहाँ निष्ठा है नीतीश कुमार की, आप श्योर हैं? निष्ठा आपको नज़र नहीं आ रहा है? बताइए ना। देखिए, एक बच्चा से भी जाकर के पूछिएगा ना तो उनकी निष्ठा को बता देगी। बताइए ना कहाँ है निष्ठा? वह जो है समाजवाद पे है, पूंजीवाद पे है, सांप्रदायिकता पे है, या सांप्रदायिक जिनको आज वो सांप्रदायिक कहते हैं उनके साथ है, किसके साथ है? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपना निष्ठा ये है कि हमारा समाज, हमारी जनता आम चैन से रहे, खुशी से रहे, नौकरी में जाए। बाधा कहाँ है? बाधा नहीं, हमारे मतलब बाधा तो कहीं नहीं नजर आ रहा है। वह खुद चाह रहे हैं कि हमारी जनता जो है ना, उनकी लड़ाई कल बीजेपी से है। 24 घंटा में सर, ये श्योर बात है, 24 घंटा में ये 14 घंटा 16 घंटा जो है ना जनता के लिए ही काम करते हैं। नहीं, वो तो सभी करते हैं, सारे मुख्यमंत्री करते हैं। सबका ये दावा है कि कोई 4 बजे सुबह जगता है। मानिए जो है ना साबुद्दीन साहब जो बताए हैं कि यूपी में जो है ना शिक्षा के लिए जो है ना, ये बात सही है। शिक्षा के लिए बिहार अभी, हम अपने दिल से बोल रहे हैं कि पूरे भारत में 1 नंबर स्थान लिया है। बिहार जो है ना पूरे भारत में 1 नंबर स्थान लिया है। अभी दूसरे स्टेट से लोग चल करके जो है ना यहाँ शिक्षा के लिए जो है ना, नौकरी के लिए जो है ना। अच्छा, ये नई जानकारी आपने दी, पता नहीं इसमें क्या है। बिहार में सारे लोग बिहार आ रहे हैं, नई जानकारी है शिक्षा। जी बताएं, आपको क्या लगता है जो अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें वास्तविक मुद्दे जिनकी हम चर्चा करना चाह रहे थे और जिसके लिए हमने पूरा पहला सेगमेंट आप लोगों को दिया कि जो स्थानीय मुद्दे हैं
उन पर हम जोर नहीं दे पाते। शायद यही वजह है कि वो इग्नोर्ड होते हैं और इग्नोर्ड होने की वजह से आप उन मुद्दों को पीछे छोड़ देते हैं और दूसरी तरह से प्रतिनिधि चुनते हैं। अब आपको क्या लगता है यहाँ के मुद्दे क्या हैं? यहाँ के लोग किस आधार पर वोट करेंगे? यहाँ के लोग मोदी जी की नीतियों के आधार पर वोट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई सरकारें आई गई, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है तो गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। एक साथी ने कहा कि जुमलेबाजी, अगर जुमलेबाजी, गरीब को राशन देना जुमलेबाजी है तो ये जुमलेबाजी हमें मंजूर है और सभी गरीबों ने एक्सेप्ट किया है कि हमें जो मुफ्त का राशन मिल रहा है। इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि गैस का, तो हम बताते चले कि गैस का जब कीमत 254 रुपये था, जब भाजपा की सरकार थी तो 254 रुपये गैस था। उसके बाद यूपीए की सरकार आई तो 400 रुपये तकरीबन उसकी रेट बढ़ा दी गई, लेकिन वो भी सभी को गैस मुयस्सर नहीं था। उसमें कुछ चुनिंदे लोग थे जो राजशाही व्यवस्था में जीते थे, उनके लिए गैस की व्यवस्था थी और गरीब महिलाओं के लिए गैस का क्या ये सब चुनावी मुद्दे हैं? ये तमाम बातें हम सुनते रहे हैं। ये जो है अभी गैस का जो कीमत है, सभी को सुलभ व्यवस्था, सभी को सुलभ तरीके से उनके घर में गरीब माता बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस की सुविधा दी गई। एक गरीब, क्या ये मुद्दे हैं? इस बार का चुनावी मुद्दा क्या आपको लगता है? इस बार का चुनावी मुद्दा जो देश में पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश का जो साख बढ़ा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटाई है, गरीबों का मुफ्त राशन दिया है और देश के अखंडता, प्रभुता और पूरा सबका साथ सबका विकास की नीतियों पे, देश में तो सशक्त महिला भी प्रधानमंत्री थी, लेकिन महिला आरक्षण बिल नहीं पास करा सकी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो महिला आरक्षण बिल भी लाए। हम सभी से जानेंगे, आप सबसे जानेंगे कि इस बार के चुनावी मुद्दे क्या होंगे। सिर्फ यही रहेगा कि जो नीतियां ऊपर से बन रही हैं उसमें आलोचना या उसको समर्थन करना, या आपको लगता है कि स्थानीय मुद्दे भी कुछ न कुछ उसमें रोल अदा करेंगे? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर धार्मिक बात को छोड़ दे तो पूरे हिंदुस्तान में भाजपा एक भी सीट नहीं जीतेगी। आप पूछ रहे हैं ना कि मुद्दा क्या होगा? स्थानीय मुद्दा, चौक पे, चौराहे पे चले जाइए, बस स्टैंड में चले जाइए, चाय के दुकान पे चले जाइए, सभी एक ही मुद्दा है कि नीतीश जी को इस बार बिहार से हटाना है। जब से जातीय जनगणना बिहार में हुआ है ना, इन लोगों का थोड़ा संतुलन बिगड़ गया है, भाजपा वाले लोगों का। अभी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दवाइयों के महंगाई पे क्यों नहीं बोलते ये लोग? बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोलते ये लोग? किसी को रोजगार देना बढ़िया है या राशन देना बढ़िया? बिहार जो है ना पूरे भारत में 1 नंबर स्थान लिया है। अभी दूसरे स्टेट से लोग चल करके जो है ना यहाँ शिक्षा के लिए जो है ना, नौकरी के लिए जो है ना। अच्छा, ये नई जानकारी आपने दी। आप एक रोड से आए हैं, पहली मर्तबा है। उस रोड को हमारे लिए छोड़ रखा था आपने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम जैसा कि आपको बता चुके हैं कि हम ढाका में हैं और ये उच्च विद्यालय का मैदान है जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं 24 के चौसर के लिए। हमारे साथ हैं राजेश तिवारी जी, दिलीप सर्राफ जी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ज्ञान प्रकाश यादव जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तवरेज साहब हैं, मोहम्मद नुरैन साहब हैं जो आरजेडी के हैं, और गौहर आलम साहब हैं, मोहम्मद जमील अख्तर साहब हैं, शाहबुद्दीन फारूकी जी हैं और ओशी अख्तर साहब हैं। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर राजेश हमारे साथ अभी अभी इस सेगमेंट में जुड़ रहे हैं और आप दिनेश राम जी हैं। हम सब चर्चा कर रहे हैं स्थानीय मुद्दे भारी पड़ेंगे या जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर ही इस बार 24 का चुनाव होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्थानीय मुद्दे क्या हैं जो जिनको हम कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस क्षेत्र के लिए? राजेश जी, स्थानीय मुद्दा सबसे बड़ा है आपराधिक गतिविधि। जब से महागठबंधन की सरकार इस बिहार में बनी है तब से यहाँ आपराधिक घटनाएं में तेज़ी से वृद्धि हुआ है और
जब से महागठबंधन में बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी गए हैं, जब से उनका भी संतुलन बिगड़ गया है। कल एक विधानसभा और विधान परिषद में जो बयान उनके बयान को, उस बयान पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। उन्होंने उसके लिए क्षमा मांगा, लेकिन पूरे बिहार को शर्मसार हुआ है इसके लिए। वो एक इश्यू है, वो एक इश्यू है। हम सिर्फ मुद्दों को समझ रहे हैं। में इतना मतलब वृद्धि हुआ है। और आपको एक बात बताना हम चाहते हैं, भाजपा जदयू की सरकार बिहार में रही है। भाजपा का जितना मंत्रालय था उसमें सबसे बेहतर काम हुआ है। रोड का जो कनेक्टिविटी बढ़ा है इस बिहार में, जितना बार पथ निर्माण मुद्दे क्या होंगे? यहाँ का कोई ऐसा मुद्दा है जिसको पूरा किया जाना था, अभी तक नहीं हुआ? यहाँ पूरा होना था, जितना भी नहीं हुआ है। बिहार सरकार के भू अर्जन, जैसे बेलवा घाट का मामला है, बेलवा घाट सड़क का इशू था, लेकिन उसमें भू अर्जन के चलते, जमीन अधिग्रहण के चलते मामला अटका हुआ है। यह किरवाने की एजेंसी का काम बिहार सरकार का है। बिहार सरकार इसके लिए फेल्योर है। इसके चलते यहाँ विकास का जितना भी बाधक है बिहार सरकार के हम उस किनारे से स्टार्ट करते हैं ताकि सबसे बातचीत होती रहे। क्या स्थानीय मुद्दे ज़्यादा डोमिनेट करेंगे यहाँ पे, या आपको लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर देखिए, स्थानीय मुद्दे भी करेंगे और कुछ जो अभी हम पार्टी के लोग यहाँ खड़े हैं, जो हमारे भाजपा के साथी लगा रहे हैं, जब से जातीय जनगणना बिहार में हुआ है ना, इन लोगों का थोड़ा संतुलन बिगड़ गया है, भाजपा वाले लोगों का। और सबसे बड़ा संतुलन कल बिगड़ गया इन लोगों का कि पूरा मतलब उसका आंकड़ा पेश कर दिया गया, उसके बाद से थोड़ा और इन लोग का बिगड़ गया है। तो वो भी मुद्दा रहेगा और स्थानीय मुद्दा एकदम रहना चाहिए। जो भी आज हमारे सांसद महोदया यहाँ इतना दिनों से हैं, आज बिलवा घाट का ये बात उठाए हैं, वहाँ कमेटी बना है, संघर्ष मोर्चा है, ये वहाँ नहीं जा पा रहे हैं अभी। ये हाल है, चूँकि 5-15 साल बहुत बड़ा समय होता है। तो आप जातीय समीकरण पे आप सहमत हैं? जिसकी जितनी एकदम होना चाहिए, जिसकी जितनी तो अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? अगला मुख्यमंत्री तो अभी है, फिर दूसरे का कहाँ सवाल है? अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं अभी। तो कहाँ जनसंख्या के हिसाब से तो फिर उनको नहीं होना? जनसंख्या के हिसाब से मुख्यमंत्री तय होना कोई चुक नहीं है। जो मुख्यमंत्री पद को से अलग कर दिया जाए, से उनको मुख्यमंत्री माना है, आगे भी रहेंगे, इसमें कोई जी सही है। मतलब है कि मुख्यमंत्री पर ये जनसंख्या वाला लागू नहीं होता, मुख्यमंत्री पर लागू नहीं होगा। नीचे मंत्रिमंडल में लागू होगा कि नहीं? मंत्रिमंडल में तो सामाजिक न्याय के साथ जो है कि मंत्रिमंडल का गठन होता है। जातीय समीकरण का प्रभाव जातीय समीकरण के हिसाब से नहीं मंत्रिमंडल का गठन होता है। ये तो चलेगा ही, कोई भी सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन इसका ख्याल रहेगा। समझा गया कि नहीं? तो देखिए, दो बातें क्लियर हो गई आप लोगों के हिसाब से। हाँ, मैं 1 मिनट में आऊँगा। जातीय समीकरण के हिसाब से मुख्यमंत्री पद को आप अलग कर देते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में उसका होगा मंत्रिमंडल में उसका होगा। वैसे भी देखा जाता है कि टिकट जो भी पार्टियां हैं, टिकट वितरण के समय वो जो है कि निर्धारित करता है कि किस जाति का वोट कहाँ है, ज़्यादा है, उसी हिसाब से वोट टिकट दिया जाता है। डॉक्टर राजेश, आप थोड़ा इधर आ जाएंगे तो थोड़ा आसानी होगी हमसे बातचीत। तो ये तो स्पष्ट है कि सब लोग ये जातीय आधार पर जो है कि टिकट का बंटवारा करते हैं और जीतने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात तय है कि जब लोग जीत के जाते हैं, जिस पार्टी की सत्ता में भागीदारी ज़्यादा होती है, एमएलए ज़्यादा जीत के जाते हैं, उन्हीं का मुख्यमंत्री होता है। चलिए, जातीय समीकरण के आधार पे दो चीज़ें, मतलब मुख्यमंत्री पद अलग हो गया, उसको अलग, उस पर लागू नहीं होगा, आप लोगों के हिसाब से नहीं होना चाहिए। दूसरा, मंत्रिमंडल पे लागू होना चाहिए। सर, मेरी मतलब छोटा मुद्दे पे बात करेंगे, जो ज़मीन से लेकर मतलब जितना हाइट तक चले जाइए, सबका एक ही 3 मुद्दा है मेरे हिसाब से। किसी भी देश के निर्माण में या मकान के निर्माण में, स्टेट के निर्माण में 3 चीज़ें पिलर होती है। जैसे घर के निर्माण में पिलर लगाते हैं हम टाई बीम में, वैसे 3 चीज़ें होनी चाहिए: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। अगर कोई लोग ये होंगे तो हमको वहाँ पे टोकेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये पिलर है देश को बनाने के लिए या नहीं है? ये अगर पिलर है
तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या ये सही नहीं है कि जब से मोदी जी, माननीय मोदी जी सरकार में आए हैं, उनकी सरकार आई है, जितनी सरकारी संस्थाएं IIT IIM से लेके जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, सबके फीस 4 गुने 5 गुने 10-10 गुने बढ़ाए जा चुके हैं। तो उसमें गरीब के बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, अमीर के बच्चे को पढ़ने में तो दिक्कत है नहीं, वो तो लंदन US भी भेज के पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्वास्थ्य पे। तो क्या ये भी सही नहीं है कि जितनी डेली नीड की ज़रूरत की दवाइयाँ हैं, जैसे पैरासीटामोल से लेके कैंसर की दवाई, तो जो ज़्यादा यूज होती, इस्तेमाल होती हैं आम घरों में, आम बीमारियों में, उसकी कीमतें 4 से 5 गुना बढ़ाई जा चुकी हैं। तीसरी बात, रोजगार। क्या ये सही नहीं कि पकौड़ा बेचने को रोजगार साबित कर दिया गया, जबकि रोजगार कहीं से नहीं दिया गया। स्टूडियो में बेचा गया, मतलब बताया गया। आंकड़ा मोदी जी ने स्टूडियो में जी न्यूज में माननीय सुधीर चौधरी जी एक हैं, पकौड़ा बेचने वाले जी, उनको बताया गया था कि आपके स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़ा जी। अब इन 3 मुद्दों पर हम नीतीश जी का उपलब्धि बताते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इतना सुधार हुआ है कि आप एक स्कूल में जाके आप मतलब रैंडमली चेक कर सकते हैं। साइकिल योजना नीतीश जी ने लाया, गरीब घरों की बच्चियां बाहर निकलने से परहेज करती थी पढ़ने के लिए, साइकिल दे के प्रोत्साहन राशि दिया गया। मैट्रिक पास करने पर, अभी इंटर पास करने पर लड़कियों को 25,000। प्रचार वाला पक्ष थोड़ा बचते हैं उससे, मुद्दे वाले मुद्दे रोजगार पे 1 मिनट हमको बोल दे। रोजगार पे सर क्या होना चाहिए? सर रोजगार पे वही बोल रहे हैं, रोजगार पे नहीं, सवाल क्या होना चाहिए अगर वो आप लोग डिसाइड करेंगे तब तो दिक्कत होगी। सवाल हम डिसाइड करेंगे, जवाब होना चाहिए। हम आपके चैनल से सर एक मिनट, हम आपके चैनल के माध्यम से जितने आपके दर्शक हैं सबको यही कहना चाहेंगे कि आप देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तीनों चीज़ में नीतीश जी ने क्या क्या किया है, और मोदी जी ने गरीबों को कुचलने के लिए क्या क्या नहीं किया है। मतलब 5 गुना 10 गुना फीस बढ़ा देना, गरीबों को ही परेशानी होगी ना। और सबका साथ, और अंबानी अडानी जी का विकास पे काम किया। राशन भी जाता है शायद अडानी अंबानी जी के पास जाता है ना। हाँ, राशन जी आप क्वेश्चन कीजिए हमसे। जी राशन वो बेचते हैं, क्वेश्चन कीजिए ना, हम जवाब दें। मैं जाना चाहता हूँ यहाँ का मुद्दा क्या है। देखिए, अभी हमारे बड़े भाई राजेश तिवारी बोले हैं कि यहाँ आतंकवादी का माहौल ज्यादा फैल रहा है। हाँ। सबसे बड़ा समस्या यह है, अपराध बोले, आतंकवादी नहीं, वही अपराध आतंकवादी सेम चीज है। 15 साल से माननीय सांसद श्रीमती रामा देवी जी यहाँ है, तो वो अपराध नियंत्रण करें। बात सुनिए ना, पहले आप सुनने की कोशिश कीजिए ना। 5 साल से माननीय विधायक हमारे बड़े भाई पवन जायसवाल जी है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? और रहा इन्होंने बोला, ठीक है विधायक जी आपके, डॉक्टर राजेश साहब, अब हमको बोलने दीजिए ना भाई। अब सवाल किया तो हमको बोलने दीजिए, आप बीच में नहीं टोके, हमको बोलने दीजिए। अभी हमारे सर बोले हैं कि सर बोले हैं कि बेलवा घाट में बहुत दिन से काम बाधित है, स्थानीय सांसद से काम नहीं है वहाँ पे काम कराना। हाँ, ये बिल्कुल होना चाहिए। क्यों कराएगा? हम जाके कराएंगे। मैंने इसलिए बिहार सरकार का काम है, मैंने काम हो रहा, मैंने इसलिए कहा कि वो डीएम साहब आए थे, मैं उस दिन मीटिंग में भी गया था, डीएम साहब सब उस पे काम हो रहा है, बहुत हो रहा है। होगा तो सरकार का, केंद्र सरकार का जो राशि है, पैसा जो 60% केंद्र को देना, तो राशि बिहार सरकार को प्राप्त है, और जो 40 सरकार पेमेंट कर रही है। हाँ, बिल्कुल कर रही है। और रहा देश की बात, एक मिनट भाई साहब जो बोले हैं, एक बात है, प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख का लाभ मिलता है, वो भी अडानी अंबानी को मिलता है। इनके भाई साहब सब अडानी अंबानी को मिलता है, यहाँ गरीब को क्या मिलता है? चले गरीब को कुछ मिलता है कि नहीं? सर जी, गरीब को मिलता है। गरीब जी जो बोलते हैं राशन पानी गरीबियों को मिलता है। इधर पूछे ना, फिर सब बता दे रहे कहा किसको क्या मिलता है, कहाँ क्या मिलता है। सुन लीजिए, एक गरीब को अगर कोविड का वैक्सीन मिला है, तो एक अमीर को भी भारत सरकार के द्वारा, एक गरीब और अमीर सभी की खाई को मोदी की सरकार ने मिटा दिया है। और पूरे क्या ये मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, गरीब से लेकर और अमीर को लाभ नहीं मिला हो। अगर गरीब को जो मिलना लाभ है उसका भी मिला है। क्या इस पर वोटिंग होगी? अब हम एकदम लास्ट फेज में अपने प्रोग्राम के, क्या ये मुद्दे बनेंगे इस चुनाव में? आपका सवाल जो है, यहाँ पक्ष और विपक्ष की बातें चल रही है। आपका सवाल है कि क्या किस मुद्दे पर यहाँ की जनता लोकसभा में वोट दे, ये मेन सवाल है। ये क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो रोजगार ही बोला, और ये होता ही रहेगा। और जब पक्ष विपक्ष एक जगह होते हैं तो सब अपने अपने पक्ष को रखते हैं। मेरा एक ही कहना है कि यहाँ की जनता अभी प्रेजेंट में जो वोट होने वाला है,
उसमें एक ही मुद्दे पे वोट देगी क्या बोलते हैं नीतीश कुमार सरकार को, कि नीतीश कुमार ने जो शांतिपूर्वक से बिहार की जनता को रखा है, शिक्षा का जो उन्होंने काम किया है, और जो स्थल पर उन्होंने रोड नाला और भू अर्जन की जो बातें इन्होंने की है कि हाँ जो ज़मीन को इधर से उधर लोग कर लिया गया, वो सारी चीज़ें क्लियर हैं, कहीं पे नहीं भी है, कहीं पे है भी। अच्छा, तो अगर मान लीजिए नीतीश जी एक बार फिर बीजेपी के पास चले जाते हैं, तभी ये सारी बातें लागू होंगी? देखिए, अब तो जाना संभव नहीं है। नहीं, मान लीजिए, क्योंकि वो जाते आते रहे हैं। ये तो नहीं, जाते आते तो नहीं रहे। देखिए, हर इंसान इस पृथ्वी पर, हर व्यक्ति, भगवान के बाद हर व्यक्ति अपने पक्ष के लिए जहाँ नहीं, कैसे हम मान लेंगे? आपके ऐसा तो हो रहा है जैसे आप डंडा लिए हुए कह रहे हैं कि मान लो। नहीं, वो 3 बार हो चुका, वो 3 बार हो चुका है। सर, वो बीजेपी के साथ नहीं है, अभी नहीं है, तो 3 रुपए की जो गैस की गोली 10 रुपए मिल रही है अभी, गैस की गोली जो हम लोग खाते हैं ज्यादा यूज होता है, या पैरासीटामोल 50 पैसे की 5 रुपए 4 रुपए मिल रही है, उनके साथ जाने से वो घटेगी नहीं, तो भी हम लोग वो मुद्दा तो रखेंगे। मुद्दा भाई मतलब आपको वो सारे मुद्दे। हमारी बात सुनिएगा सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए पूरे बिहार और पूरे भारत में पहुंचनी चाहिए, कि हमारे एक साथी ने, बीजेपी के साथी ने हमारे कहे हैं, एक बात कहे हैं तिवारी जी, कि नीतीश बाबू से ये बात जो है कि फिसल गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के पहलवानों के साथ क्या हुआ, और उसके बारे में पूरे भारत सरकार ने क्या किया? क्या उसके लिए कोई मुद्दा है? भारत सरकार, 1 मिनट सुनिएगा आप, नहीं 2-4 मुद्दा है ये, नहीं अभी 1 मिनट नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर उन हमारी महिलाओं के साथ जो देश के लिए काम करती है, पहलवान का काम करती है, लेकिन उसके साथ जो है कि घटना जो हुआ, लेकिन वो लगभग महीनों दिन तक जो है कि पड़ी रही, लेकिन उसके साथ भारत सरकार ने वो भूषण जी पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया। 5 पहलवान का नाम बताइए। अच्छा, और नहीं, एक बात हमारी और सुन लीजिए आप, 2-3 मुद्दे आपने पूछे हैं। दूसरी बात हमारे साथियों ने कहे हैं, हमारे अपने साथ के 370 दफा जो है कि बीजेपी ने हटाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बीजेपी जब मुफ्ती महबूबा के साथ जिस वक्त थी, तो क्या हुआ था? मुफ्ती महबूबा के एक जो है, नहीं, उनको हम पूछना चाहता हूँ, ये क्या हुआ था? एक घटना आपको मालूम है कि उस आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए बीजेपी के साथ जब मुफ्ती महबूबा थी, तो आतंकवादियों से समझौता कर लिया था। अब आज आप, अरे जब जिस वक्त मुफ्ती जो है कि ये थे, आप दोनों अलग-अलग, आप गलत टाइम, आप गलत बता रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। जी क्या है कि आप पूछ रहे हैं ना कि मुद्दा क्या होगा? स्थानीय मुद्दा, चौक पे, चौराहे पे चले जाइए, बस स्टैंड में चले जाइए, चाय के दुकान पे चले जाइए, सभी एक ही मुद्दा है कि नीतीश जी को इस बार बिहार से हटाना है। सिर्फ यही मुद्दा है। बात रहा शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कहाँ तक सुधार हुआ? स्वास्थ्य में यही सुधार हुआ कि नीतीश जी अपना इलाज कराने दिल्ली जाते हैं। स्वास्थ्य में यही सुधार हुआ कि लालू जी अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराने विदेश जाते हैं। स्वास्थ्य में यही सुधार हुआ है कि तेजस्वी यादव की पत्नी जो है दिल्ली जाती है अपना बच्चा इशू कराने के लिए। यही सुधार है। मुद्दे जी चुनाव के मुद्दा पर यहाँ अपना सवाल नहीं, वो सारे मुद्दे यहाँ मुद्दा सारे मुद्दे होंगे। एक मिनट हम भी बोल देते हैं। देखिए, ये सारा मुद्दा जो है ना, यहाँ हमारे खास करके बिहार का जो है ना, अभी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें ये मुद्दा रहेगा मेरे बिहार का। एक व्यक्ति जो है ना नीतीश कुमार को चाह रहे हैं प्रधानमंत्री बने, यही मुद्दा पर वोट करेंगे। चलिए, बड़ी बात है। मेरा ये कहना है कि यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो खूब समझ रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 किलो राशन देकर, 5 किलो राशन से में एक आदमी कै दिन खाना खा सकता है, लेकिन वो लोग जान रहे हैं कि 5 किलो राशन देकर 1200 रुपया ठग रहे हैं। अभी देखिए सर, अभी माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार ने 2 नवंबर को इतिहास रच दिए कि पूरे देश में, दुनिया में इतिहास रच दिए। एक साथ 1.25 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराए हैं। मेन मुद्दा होना चाहिए, ये जातीय जनगणना भी करा दिए हैं, तो 10% लोग पूरे ऑल इंडिया के माने रोजगार पर काबिज है। और ये इन्होंने, चलिए, जातीय जनगणना और भी, हाँ, क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। ये 5 केजी राशन की बात नहीं है, गरीबों के इलाज के लिए भी मोदी जी ने आयुष्मान भारत कार्ड, चलिए वो योजना है, ₹1,00,000 देने का। लास्ट लीजिए, ये जो आप अनाज का ढिढोरा पीट रहे हैं,
ये खाद्य सुरक्षा कानून जो लागू हुआ, यूपीए सरकार ने लागू किया। हर आदमी को राशन पहुंचाना है, ये यूपीए सरकार का देन है। आज उसका भी आप क्रेडिट लेना चाहिए। फिलहाल आज के सपना एक मुद्दे रह जाएंगे, हम लोग दिखाए मुद्दे का योजना, बस सपना मुद्दे का अटल जी ने चलिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था। मैं थोड़ा बस इसको क्लोज करता हूँ। मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर धार्मिक बात को छोड़ दे तो पूरे हिंदुस्तान में भाजपा एक भी सीट नहीं जीतेगी। शिक्षा में फीस बढ़ोतरी पे क्यों नहीं बोलते ये लोग? दवाइयों के महंगाई पे क्यों नहीं बोलते ये लोग? बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोलते ये लोग? किसी को रोजगार देना बढ़िया है या राशन देना बढ़िया? अगर एक मिनट ये बोलते महंगाई, आप जाइए गांव में, जन्ना खोजिएगा, मजदूर खोजिएगा तो मिलेगा नहीं, बोलेगा काम नहीं करेंगे, बैठ के खाता है, काम नहीं करता है, तो काम कीजिएगा तब न देगा रोजगार। चलिए, आज बहुत सारे मुद्दे हैं, आप आधे घंटे के प्रोग्राम में उनको नहीं समेट सकते। फिलहाल ये है कि तमाम मुद्दे हैं, लाखों युवाओं ने बहुत सारे लोग हैं, तो फिलहाल यहाँ ढाका के उच्च विद्यालय से हम इतना ही कवर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।